आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोरोना वायरस को आए हुए महीनों गुजर गए। दुनिया भर के लोगों का कोरोना ने डेली रूटीन बिगाड़ दिया। लोग खुद को कैदी सा महसूस करने लगे हैं। लाइफ नॉर्मल कब होगी, इसी इंतजार में वक्त गुजर रहा है। घरों में रहने की वजह से दिमागी सेहत खराब हो रही है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरी है दिमागी सेहत का ख्याल रखना, ऐसे काम करना जिनसे आप अच्छा महसूस करें। और अच्छा महसूस करने के लिए म्यूजिक से बेहतर और क्या हो सकता है। और इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी उंगलियों का जादू आपकी टेंशन कम करेगा। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं जुनैन खान साहब, आप सितारिस्ट हैं। आप जाने माने सितार वादक पद्म भूषण अब्दुल हलीम जफर खान साहब के बेटे हैं। साथ हैं डॉक्टर निमी रस्तोगी और हैदराबाद से मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। जुनैन साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आजकल घरों में रहने की वजह से लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन से निकलने के लिए म्यूजिक एक बहुत अच्छा इलाज है, एक बहुत अच्छी दवा है अगर कहें तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप कोई एक ऐसा राग हमें सुनाएं जिससे डिप्रेशन का लेवल थोड़ा कम हो। ज़रूर ज़रूर, बेशक, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि म्यूज़िक से इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है दिमाग के लिए। और ये सबसे ज़्यादा सुकून ये पहुंचाता है और इसे तो रूह की ग़िज़ा कही जाती है। बिल्कुल, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कही जाती है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा एक बंदिश पेश करता हूँ जो रागेश्वरी पे आधारित है। जी। जी, बात तो ये रागेश्वरी पर आधारित आपने एक बंदिश आपने पेश की। वैसे आमतौर पर जो हमारा म्यूजिक है उसमें जैसे ही बात करते हैं क्लासिकल की तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वो आप जो कहना चाह रहे हैं ये तो लगता है कि बहुत ही खूबसूरत बंदिश है और सुनने में कानों को अच्छा लगता है। सितार तो ऐसे ही बहुत रिच है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं? जैसे रागेश्वरी है
तो क्या किसी खास मौके पर इसको बजाया जाता है या किसी खास हाँ, वक्त में इसकी अहमियत बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में जैसा आपने फरमाया, सो ये जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो हम राग बजाते हैं, तो ये दिन के प्रहर पे आधारित होते हैं। सो तो बस ये राग जो है एक्चुअली असल में ये रात का राग है जो लेट इवनिंग में बजाया जाता है। और पर मैंने इसे अभी इसलिए चुना था क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो दिन के किसी भी समय वो जो आपको सुकून पहुंचाते हैं जी। तो उसका तो कोई भी समय पे ये सुकून पहुंचाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस राग को इस वक्त मैंने पेश करना सोचा जी। तो वैसे जैसे मैंने फरमाया ये लेट इवनिंग राग है और ये उस वक्त ऐसे शास्त्रों में उसे उस कैटेगरी में रखा गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अभी तो जो हम लोग को जो हमारे जो प्रोग्राम है वो भी है चलती रहेगी ज़िंदगी। अक्सर हम ये सवाल करते हैं और हम ये जानना भी चाहते हैं, खासकर आप जैसे लोग जो हैं जो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, इस कोविड के पूरे पीरियड में ये दौर आपका कैसा रहा? लोगों से क्या मिलने जुलने का मौका मिला? क्या कुछ शोज़ हुए? किस तरीके से आपने मैनेज किया? हाँ, वैसे तो हालांकि जो हमारा प्रोफेशन है वो ऐसा है कि मतलब हमें लोगों के सामने ही आना है। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हम एक स्टेज पे हम परफॉर्म करते हैं, लाइक बहुत सारे क्राउड के सामने। और कोविड का पहला ही मतलब वो यह था कि कोई कहीं भी लोग जमा ना हो। तो ये एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है और हमारी ये म्यूजिक की, इसे सबसे ज्यादा इस कोविड से एक धक्का पहुंचा है, क्योंकि लोग जब अगर जमा ही नहीं हो सकते तो मतलब हमें सुनेगा कैसे कोई? जी बिल्कुल। पर हालांकि मतलब पर एक एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए जिसे जो अपनी कला को साधता है, एक साधक के लिए वो ये है कि एक जिसे हम रियाज कहते हैं वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमें जिंदगी भर करना है। तो ये कोविड के रहते एक ये हुआ है एक छोटा सा फायदा कि भाई मतलब घर में ही बैठे थे तो बस रियाज के अलावा और कोई काम ही नहीं था हमें। तो एक ये हुआ है कि कुछ लेवल पे एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं तो क्या होता है कि एक जिंदगी की जो भागदौड़ में लग जाते हैं, हाँ, वही चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं और लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। तरुण, हम लोग चलेंगे इंट्रोस्पेक्ट जी, कोरोना को लेकर डॉक्टर निमी भी उनके पास भी चलेंगे। तरुण, क्या एक और बंदिश की गुजारिश करें हम लोग? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है और टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी लोगों की और हमारी भी। जी जुनैन साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं राग जो थोड़ा सा पेश करूंगा वो है राग भिमप्लासी, और वो इसी वक्त बजाया जाता है और ये जो दोपहर का वक्त है। और वैसे तो हालांकि इसका जो मैंने इसमें जो बंदिश बनाई है वो इस कोविड के दौरान ही बनी है ये। पर हालांकि मतलब क्रिएशन तो हम हर वक्त ही करते रहते हैं, बट इस वक्त मतलब ज्यादा वक्त था, हमें रियाज में लगे थे तो ये क्रिएशन किया है मैंने राग भिमप्लासी में।
यहाँ बीच में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कॉम्पोजिशंस होती हैं हमारी, वो जी ताल पे आधारित होती हैं। तो वैसे तो मतलब वही कोविड के रहते हम किसी तबले वाले को बुला नहीं सके घर पे, जी बिल्कुल। एक ताकि उसको अच्छी ढंग से पेश करें। तो ये जो है बंदिश है, ये एक लय में है पर वो बगैर तबले के है। तो उसके लिए मैं मतलब जी, माफी उन सबके चाहता हूं, बावजूद पर भी मैं ये बुला संगीत नहीं बहुत सका। अच्छा है, आप कृपया जारी रखें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया यूं ही इधर उधर भटक रही है सुकून की तलाश में, जबकि इतने खूबसूरत राग हमारे पास है। जुनैद साहब, आपके पास हम एक बार फिर से आएंगे वापस। डॉक्टर निम्मी हमारे हाँ साथ जी। लगातार बनी हुई है। डॉक्टर निम्मी, अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं जहां तक, तो आजकल डॉक्टर्स भी डिप्रेशन में हैं, और आपसे माफी क्योंकि आपको हमने बहुत लंबा इंतजार करवाया। जी डॉक्टर निम्मी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, लगता है अभी जी मेरी आवाज डॉक्टर निम्मी तक नहीं हाँ, पहुंच अभी नहीं पा पहुंच रही पा है। रही है। जुनैद साहब से, जी जुनैद साहब से एक बार फिर से हम बात करेंगे। जुनैद साहब, आपकी ये जो म्यूजिकल जर्नी है, ये कब शुरू हुई? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर का माहौल है और वहां पे म्यूजिक से आप हमेशा घिरे रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका भी उसमें इंटरेस्ट हो जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी जो म्यूजिकल जर्नी है, ये मेरी पैदाइश की पहले से ही शुरू हो गई थी ये। क्योंकि ये जो हमारा लीनिएज है, ये मैं 5वीं पीढ़ी को बिलोंग करता हूँ। और ये जो संगीत है और ये जो घराना है हमारा, ये मुझे विरासत में मिला था। हमारे जो फादर हैं, मरहूम पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, तो उन्होंने उनसे उनके जो फादर थे वो भी बीनकार थे, उनके जो फादर थे वो भी बीनकार थे। तो हमारी जो ये पीढ़ी चली आ रही है, तो ये पूरा हमारे खानदान से ये सिलसिला चालू है। और हमारे जो फादर उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, तो इन्होंने एक नई शैली की इजाद की इसमें, जिसे जाफर खानी बाज के नाम से जाना जाता है। और ये नाम जो है वो ये इन 3 लोगों में से है, जैसे पंडित रविशंकर जी थे और उस्ताद विलायत खान साहब थे और हमारे फादर।
तो ये तीनों एक सितार ट्रिनिटी के नाम से जाने जाते थे। और इस सेंचुरी की मतलब इन्होंने सितार की पूरी बाज और हिस्ट्री बदल दी है इन ये तीन शख्सियत ने। हाँ, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे ये तो विरासत में मिला था ये। और तो ऐसा था कि बचपन से ही कहीं ना कहीं से ये संगीत मतलब हम खेल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, और मतलब हर काम में ये हर वक्त संगीत के ये नोट्स कानों में जाते रहते थे वो। जी, इसका मतलब साफ है कि बिल्कुल ये आपके ज़िंदगी का बिल्कुल अहम हिस्सा है। वैसे जैसे सांस लेना, वैसे आपके लिए संगीत के वातावरण में रहना। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। जुड़े रहे जुनैन साहब हमारे साथ। डॉक्टर निमी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, बीच में संपर्क उनसे टूट गया था। डॉक्टर निमी, अभी तो खैर संगीत की बात हो रही थी, डिप्रेशन की भी हमने बात कर ली और किस तरीके से संगीत से इसमें फ़ायदा मिलता है। और इनफैक्ट आपसे तरन्नुम ने सवाल भी किया था। उसके साथ ही साथ चूँकि काफ़ी देर हो गई आपसे बात करने में, अभी कोरोना के साथ साथ एक बर्ड फ्लू भी पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा खबरों में है। कई स्टेट तो ऐसे जहाँ बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनकी मौत भी हो रही है, और नॉर्थ से लेकर साउथ केरल तक इसका ये देखा जा रहा है इफेक्ट। तो ऐसे में अब एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है। तो कि ये जो दोहरी मार है, इससे कैसे बचें अब? वो ठीक है कि वैक्सीन आ रही है, 8-10 दिन में आ भी जाएगी। जी, ये बर्ड फ्लू जो है ये वाकई चिंता का सब्जेक्ट है, बिकॉज ये एवियन इन्फ्लुएंजा या टाइप ए इन्फ्लुएंजा H5N1 नाम से एक वायरस होता है जो कि पक्षियों से इंसानों में आता है। और 2006 और 2015 में हमारे देश में इसकी एक मिनी एपिडेमिक इसकी जैसे देखी गई थी, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं फैलता है। और अगर समय रहते इसकी प्रिकॉशंस ली जाए और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सही कदम उठाए जाए तो इसको फैलने से रोका जा सकता है। अभी क्योंकि हमारी पूरी जो फौज है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बल है ये पूरा बीमारियों को रोकने में लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको टैकल किया जाना चाहिए और हो भी रहा है। तो अगर इसकी इंसिडेंस आई है सामने तो प्रशासन पहले से मुस्तैद हो गया है, और जिस टास्क फोर्स में मैं काम करती हूँ वहां पर काफी सीरियसली इसको रिव्यू किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोग कोरोना पर ही ध्यान देते रहे और ये बर्ड फ्लू नेग्लेक्ट की वजह से फैलता जाए। तो ऐसा ये दो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, हालांकि दोनों के लक्षण सेम होते हैं, लेकिन उसको रोका जाना भी उतना ही जरूरी है जितना इस बीमारी की रोकथाम और इसकी वैक्सीन के बारे में तैयार। जी डॉक्टर निमी, मैं कहीं देख रहा था जैसे H1N5 वायरस, इसके भी म्यूटेंट की बात हो रही थी कि अब N8 आ गया, कोई नई वैरायटी है जैसे कि कोरोना में हो रहा है। तो क्या ये अभी ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं, या फिर ऐसे जो वायरस होते हैं उनका ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कुछ दिनों के बाद उनमें म्यूटेशन होता रहता है और नए वेरिएंट्स आते रहते हैं? नहीं, अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका कुछ इसकी कुदरत ही ऐसी है, इसका जो जीनोम स्ट्रक्चर है, जो इसका डीएनए का जो संरचना है वो ऐसी ही है कि इसके अंदर बड़ी जल्दी म्यूटेशन होता है, सेगमेंटेड जीनोम इसका होता है। तो इसमें बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्लिनिकल पिक्चर इसकी मोर और लेस सेम रहती है, पर हाँ सिवियरिटी बदल सकती है। और जिन दवाइयों से ये कंट्रोल में आता है उनमें भी चेंज होता रहता है। तो एंटीवायरल मेडिसिन से आमतौर पर ये कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन अभी म्यूटेशन के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, बिकॉज अभी ज्यादा केसेस है नहीं। और अभी जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, जो मुर्गियां हैं जिनके जरिए फैल रहा है, अभी तो उनको कलिंग की जरूरत है, उनको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है ताकि उनसे इंसानों में ना आए और इंसानों से फिर आगे ना फैले। तो अभी वही स्टेज है, पर हाँ मुस्तैदी जरूरी है। ये भी एक अलग तरह का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर निमी, हमेशा ये देखा गया है कि जब जब बर्ड फ्लू फैला है तो लोगों ने चिकन खाना छोड़ दिया है, अंडे खाना छोड़ दिया है, इनसे दूरी बना ली है। तो अभी आप क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो ये 4 स्टेट्स की कुछ डिस्ट्रिक्ट में है और वहां पे पूरी तरह से प्रिकॉशन ली जा रहे हैं। तो अभी तो बहुत प्रीमेच्योर वार्निंग होगी अगर मैं सबको कहूँ कि आप चिकन खाना या अंडे खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी अपनी तरह का एक न्यूट्रिशन है, प्रोटीन मिलता है, उससे विटामिन्स मिलते हैं।
तो बट बी ऑन द लुकआउट, अगर आप कहीं से खरीद रहे हैं तो साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड्स ड्रॉपिंग्स होती हैं उनके जरिए ज्यादा फैलता है, तो जो इंसान वहां काम करते हैं या जो वहां की साफ सफाई है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपके इलाके में ऐसा कोई रेड अलर्ट जारी किया गया है तो आप जरूर परहेज कीजिए। लेकिन बाकी शहरों में जहाँ पे अभी कोई केस नहीं है, किसी पोल्ट्री फार्म में कोई इंसिडेंस नहीं आई है, वहां पर अभी इतनी ज्यादा मना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 15 दिन में पता चल जाएगा कि ये फैल रहा है या इसको हमने कंट्रोल कर लिया है। तो जो भी खाएं साफ सफाई से खाएं, अच्छी तरह से पका के खाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए ना खाएं। जी, यानी कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूरी है, वो जरूर रखनी चाहिए। अभी मैं आपसे बात करूंगी कोविन ऐप के बारे में। ये जो ऐप है ये कोविड के लिए बनाई जा रही है, वैक्सीनेशन के लिए बनाई जा रही है। हालांकि अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इस पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं? जी, तो कोविन जो है ये एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐप है, जो ये डिजिटाइज प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तानी सरकार ने इतने बड़े स्केल पर कोरोना की वैक्सीन को देने के लिए लाए हैं। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं और इसमें बहुत यूजर फ्रेंडली है। 12 भाषाओं में ये उपलब्ध होगी और इसमें रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि लॉन्च नहीं हुए तो कहीं और से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छे खासे आपको अवेयरनेस दी जाएगी जब ये लॉन्च हो जाएगी। जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका डेटा ऑलरेडी इसमें डाउनलोड कर दिया जाएगा, तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, खासतौर पे जो 50 साल से ऊपर हैं, उनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन किया जाएगा और एक डेट बताई जाएगी कि अब आप अपनी एक फोटो आईडी लेकर आप ये रजिस्ट्रेशन कीजिए, और साथ में जो आपकी वोटर लिस्ट है उसके जरिए उसको वैलिडिफाई किया जाएगा। और उसके बाद आपको मैसेजेस आएंगे कि भाई आपका नंबर इस सेंटर पर फला टाइम पर आपको वैक्सीन लगवाने आना है। वो ऐप अगर आपके फोन पे होगी तो फिर आपको आसानी हो जाएगी मैसेजेस लेने में, और उसमें से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपकी दोनों डोजेस पूरी हो जाएंगी तो आपको एक QR कोड मिलेगा जिसको दिखा के आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो वो वैलिड होगा क्योंकि वो कोविन ऐप के जरिए होगा। ये बेसिकली एक वायरस इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जैसे आरोग्य सेतु था। तो पूरी दुनिया में इतने बड़े स्केल पर 130 करोड़ लोग, या समझ लीजिए 100 करोड़ तो समझ ही लीजिए कि अगर इनको वैक्सीन देने का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो उसके लिए ऐप जरूरी है। बट अभी ऐप क्योंकि लॉन्च नहीं हुई है तो हमें पता नहीं इसमें क्या क्या ग्लिचेस आ सकते हैं, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। जब आएगी तब इसका फंक्शनिंग शुरू होगी तो आप अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जी, डॉक्टर निम्मी, जैसे अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐप आ रही है और उसके जरिए वैक्सीनेशन आसान हो पाएगा, खुद को रजिस्टर करना भी आसान है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ये वाकई इतना आसान है? सभी लोगों के लिए आसान होगा कि खुद को उस पर रजिस्टर कर पाए? नहीं, आसान तो नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हम लोग बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जैसी जगह में देख लीजिए कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को हमें रजिस्टर करना होगा। अब इसमें एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, एक ग्रुप रजिस्ट्रेशन और एक ही मास रजिस्ट्रेशन का भी फीचर है। तो जो अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहें तो ये मास रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के 50 साल से ऊपर के लोगों को सरकार ने अपनी तरफ से रजिस्टर कर दिया थ्रू देयर वोटर लिस्ट। तो अब जैसे जैसे ये अनफोल्ड होना शुरू होगा पता चलेगा, लेकिन ये बहुत यूजर फ्रेंडली होगी। आपको किसी भी तरह घबराने की बात नहीं कि हमें समझ नहीं आ रही है, या हम पढ़े लिखे नहीं है, या हम कंप्यूटर सेवी नहीं है, या हम अच्छी तरह से मैसेज नहीं देख पाते। ये ऐसी नहीं होगी, ये बहुत आसान होगी। और इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ये हर तबके के लोगों को सूट करेगी, और आप वैसे किसी की मदद भी ले सकते हैं। बट ऐप का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है, तो कोई डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। इसीलिए ऐप की बात है। इनफैक्ट ऐप के लिए तमाम तरह के दिमागों ने काम किया है, इसके लिए और ये भी है कि इसको लेकर डॉक्टर निम्मी, इसको लेकर ऐसा है कि चैनल्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए इतनी जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है और लोग इससे निजात भी चाह रहे हैं।
तो ये ज़रूर है कि ऐप की जानकारी जब उन तक आएगी तो वो खुद भी इनिशिएटिव लेंगे और फिर उसके ऊपर रजिस्टर करवाएंगे। तो तरन्नुम, जुनैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं एक बार फिर से उनका रुख करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल तो ये है कि जुनैन साहब के वालिद साहब ने हिंदी फिल्मों में, बहुत मकबूल फिल्मों में उन्होंने सितार प्ले किया है, तो उसी में से कोई राग आप हमें ऐसा सुना दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा कि वैसे हाँ, वालिद साहब ने काफ़ी फिल्मों में बजाया था। पहले नौशाद साहब, इनके साथ बहुत काम किया है उन्होंने। सी रामचंद्र जी हैं, वसंत देसाई, मदन मोहन जी। उनकी काफ़ी जो मुगल आजम जो बहुत ही फेमस हुई थी ये पिक्चर, इसमें पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक जो सितार बजा है वालिद साहब का बजा है। फिर एक गूंज उठी शहनाई, और फिर एक फिल्म आई थी कोहिनूर जी, तो उसमें नौशाद साहब का म्यूजिक है, और उसमें एक बहुत फेमस हुआ था वो गाना, मधुबन में राधिका नाचे रे जी। तो उसी को शुरू करें, थोड़ा वक्त की कमी है तो हम चाहेंगे जुनैन साहब माफी चाहते हुए कि सीधे गाने पर आए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाने में ये सितार आखिरी में बजा है जो था आधारित राग हमीर पे जी, तो उसकी एक झलक मैं पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। वाह, बहुत खूब। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इस वक्त ऐसे टाइम में खुद को अगर हल्का महसूस करना है तो इससे खूबसूरत चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। जुनैन साहब, आपका और डॉक्टर निमी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।